नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। 3 दिन और 3 जबरदस्त विवाद, ये राहुल गांधी की विदेश यात्रा का अभी तक का सार है। लेकिन आज जो विवाद सामने आया है वो सबसे गंभीर है व्यूअर्स, क्योंकि राहुल गांधी ने इल्हान उमर नाम के एक नेता से मुलाकात की है। ये महिला अपने भारत विरोधी रुख के लिए कुख्यात है। पाकिस्तान ने अपने पैसे खर्च करके इनको पीओके भेजा और वहां बैठकर इल्हान उमर ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला, बुरा भला कहा। यह मामला इतना गंभीर है कि इस मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी निशाना साधा और कहा है कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई। लेकिन इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बड़ा बयान दिया और वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 20 सीटें अगर ज्यादा आती तो बीजेपी वालों को मैं जेल भेज देता। और साथ ही साथ देश के पूर्व गृह मंत्री ये कबूल रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे जो कांग्रेस के नेता हैं, कि मैं कश्मीर जाते हुए कांग्रेस की सरकार में डरता था। ये बहुत सी बातें हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। भारत विरोधी जमात क्यों राहुल के साथ? यह तस्वीर अमेरिका की है, जब राहुल गांधी वहां कुछ चुनिंदा लोगों से मिल रहे थे। देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन इनमें एक चेहरा ऐसा है जिससे राहुल गांधी की मुलाकात के बाद सियासी तूफान आ गया है। काले कपड़े पहने हुए महिला अमेरिकी कांग्रेस की डेमोक्रेट सदस्य इल्हान उमर है, लेकिन इनकी एक और पहचान है, ये भारत विरोधी एजेंडा चलाती है। पाकिस्तान ने स्पॉन्सर कर इन्हें पीओके भेजा। पीओके में इल्हान ने धारा 370 के खिलाफ एजेंडा चलाया, अमेरिका में भारत विरोधी प्रस्ताव पेश किया और खालिस्तान के समर्थन में कई बयान दिए। फेक प्रोपेगेंडा के मास्टर बन गए हैं राहुल गांधी जी, और भारत को अपमान करना उनका एकमात्र एजेंडा है। राहुल गांधी जी अब भारत के प्रति कोई संवेदना भी नहीं रखते। अब समय आ गया है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी सदस्यता को समाप्त कर देनी चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने दी जाएगी? क्या सिखों को कड़ा पहनने दिया जाएगा? क्या एक सिख को गुरुद्वारे जाने दिया जाएगा? इस बयान के खिलाफ सिख समुदाय के लोगों ने दिल्ली में राहुल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। लेकिन चिंता की बात यह है कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल के इस बयान को हाथों हाथ लपका और अपना समर्थन भी दिया, और यह दावा भी कर दिया कि राहुल की सभा में कई खालिस्तान समर्थक मौजूद थे। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसका उपयोग खालिस्तानी करेंगे। इनके इस बयान का खालिस्तानी कहेंगे कि देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, सिखों के साथ भेदभाव हो रहा है, सिखों को और कश्मीरियों को भारत से अलगाववाद की ओर बढ़ाना चाहते हैं। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत बड़ा बयान दिया। इस बार 400 पार, कहां गए भाई तेरे 400 पार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भारत विरोधी जमात क्यों राहुल के साथ? और वक्त है अब आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, राहुल के विवादित मुलाकात वाले रिपोर्ट कार्ड का विश्लेषण। 10 सितंबर 2024 यानी कल यूएस में भारत विरोधी इल्हान उमर से मुलाकात। पाकिस्तान के पैसों से पीओके गई इल्हान उमर और भारत के खिलाफ इसने लगातार जहर उगला है और इसका फायदा पाकिस्तान को मिलता है। ये जो महिला है ये कुल मिलाकर भारत विरोधी तत्वों के साथ है और राहुल गांधी इनके साथ हैं, ऐसा आरोप है। मई 2022 लंदन में भारत विरोधी ब्रिटिश सांसद जेरेमी कॉर्बिन से मुलाकात। हिंदुओं से नफरत और कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख को यह समर्थन करते हैं और साथ ही साथ इसका सीधा फायदा भारत विरोधी ताकतों को मिलता है जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन इनसे मिलता है। देश का वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता
फॉर्मर कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट इनसे मिलता है। अब जुलाई 2017 में डोकलाम के विषय को याद करवाना चाहता हूं। डोकलाम विवाद के बीच चीनी राजदूत से मिले थे राहुल गांधी। अक्सर आपने बीजेपी नेताओं को यह कहते हुए सुना होगा कि राहुल गांधी चीन विवाद के बीच में क्यों हक्का नूडल्स खा रहे थे, क्यों वहां पर डिनर लंच डिप्लोमेसी कर रहे थे, जबकि भारत के सैनिक डोकलाम में चीनी सैनिकों के साथ दो हाथ कर रहे थे। और इसका फायदा किसे मिला? चीन को। मैं बढ़ता हूं आगे। 7 अगस्त 2008 राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने चीन जाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से समझौता किया और यह पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट था और इसका फायदा किसको मिला? चीन को। चीन इसको कई बार कोट करता रहा और साथ ही साथ कई ऐसे मौके आए, कई ऐसी बातें राहुल गांधी ने कही। एक बार तो राहुल गांधी ने एक ऐसी बात करी कि यूएन में जब पाकिस्तान डोजियर लेकर आया तो उसमें राहुल गांधी का बयान था। ये कुछ सत्य और तथ्य ऐसे हैं जो वाकई ये सवाल पूछने पे मजबूर कर देते हैं। भारत, जो कि आज का बड़ा सवाल भी है कि भारत विरोधियों से मुलाकात के पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या है? इस बड़े प्रश्न के साथ इस बड़ी चर्चा में मैं एंटर करता हूं और यह चर्चा बहुत बड़ी है। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका स्वागत है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता लेफ्ट के, दुष्यंत नागर हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ इस चर्चा में सुनील यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत है। कल की पीठाधीश्वर भी हैं। तो मैं शुरुआत विवेक जी आपसे करता हूं। प्रश्न यह है कि इल्हान उमर के साथ मुलाकात, उस इल्हान उमर के साथ मुलाकात जो भारत विरोधी बातें कहती है, जो भारत को गालियां देती है, उस इल्हान उमर के साथ मुलाकात करके क्या हासिल हो जाएगा? नहीं, देखिए, मुलाकात सबको सबसे करनी चाहिए। इसका मतलब हम ये थोड़ी ना किसी से मिल रहे हैं तो एंडोर्स कर रहे हैं। मिलता तो मैं भी सुधांशु त्रिवेदी जी से हूं, ऑन एंड ऑफ। आप ही के स्टूडियो में मिलता हूं। इनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, ये एक अलग बात होती है। लेकिन इसको मिलना, अगर ये इसमें नैरेटिव बनाया जाए कि साहब राहुल गांधी एंटी इंडिया हो गए, राहुल गांधी जो है वो इंडिया के प्रति एक दुर्भावना रखते हैं, ये कोई नैरेटिव नहीं है। जी। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश में जो हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ शेख हसीना से बात करती रही 10 साल। आपने बोला कि सबको सबसे मिलना चाहिए। एक बात बताइए, इल्हान उमर सुधांशु त्रिवेदी नहीं है और वो सब नहीं है। इल्हान उमर भारत विरोधी बातों के लिए जानी जाती है, पाकिस्तान उसे पोषित करता है। भारत को जो गालियां देता है उससे मुलाकात करके हासिल क्या होगा? पॉइंट ये है। और ये एक बार ही नहीं है। मेरे पास जेरेमी कॉर्बिन से मुलाकात है। अच्छा, लंदन में जाकर। अच्छा, इसके अलावा क्यों ऐसी बार बार मुलाकातें होती है, बातें होती है जिसका फायदा भारत विरोधी ताकतों को मिलता है? बिल्कुल, ये कैसे हम कंक्लूजन पे पहुंच गए कि इसका फायदा भारत विरोधी ताकतों को मिलता है? मैं भारत का एक सही, मैं कंक्लूजन बता देता हूं, इसके पीछे का कारण कंक्लूजन बता देता हूं। रख रहा है, मैं कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गया? आपने मुझसे प्रश्न पूछा, कंक्लूजन सुनिए। आप बताइए, राहुल गांधी ने जो बात कही, पाकिस्तान ने यूएन के डोजियर में उसको नहीं, जो बयान दिया उसको यूएन के डोजियर में नहीं लगाया। देखिए, कि कश्मीर में कत्ल गारत हो रही है, कश्मीर में कत्ल करे जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। जो राहुल गांधी ने यहां बयान दिया हिंदुस्तान के अंदर, वो बयान पाकिस्तान ने अपने डोजियर में लिख के यूनाइटेड नेशंस में पेश किया। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी? देखिए, अगर इस देश में कुछ गलत हो रहा है, आज इंटरनेट है, आज टेक्नोलॉजी है, आज नेशनल टीवी है, ये मत सोचिए कि विदेश में जाके बोलने से राहुल गांधी की बात कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि ये हो रहा है। जहां जो हो रहा है मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, आपका सीएनएन भी रिपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो वी आर अ ग्लोबल विलेज नाउ। इसको कहना कि हम ग्लोबल विलेज डजंट में रह रहे हैं साहब, और एक राहुल गांधी यू कैन मीट एनी टॉम डिक एंड हैरी इन द विलेज। अगर आप ओके सुधांशु त्रिवेदी, अगर हम प्रतिपक्ष, अगर हम अपने ओपोनेंट से बात करके उसको, लोकतंत्र है, अभी बहुत सारा ज्ञान दिया गया, लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के अंदर सबको मिलना चाहिए, सबके साथ मिलना चाहिए। आपसे भी तो विवेक जी मुलाकात करते हैं, तो हर्ष क्या है राहुल गांधी इल्हान उमर से मिल लिए? तो हर्ष क्या है अगर राहुल का बयान यूएन में पेश हो गया तो हर्ष क्या है इसके? कहना देखिए, जो बात कही विवेक जी ने, एक प्रयास किया हल्के ढंग से बचाने का प्रयास, तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने का प्रयास। हमारी विवेक जी की आपके चैनल में टीवी डिबेट के बाद 1 आध मिनट की मुलाकात हो जाती है, उससे ज़्यादा आचार्य प्रमोद कृष्णम से मुलाकात होती है।
और हमारी पार्टी के जो अन्य लोग हैं उनसे, जबकि ये तो हमारी पार्टी में नहीं, हमारी पार्टी के लोगों से और ज़्यादा होती है। तो मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, किसी भी सांसद से मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भारत समर्थक कितने सांसदों से मिले आपको पता है? मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है, एक सांसद थे बेंजामिन गिलमैन, जिसको भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया था, भारत के सबसे कट्टर समर्थक माने जाते थे। 2016 में उनका देहांत हो गया। कितनी बार मिले? कभी गैरी एकरमैन से मिले, कभी फ्रैंक पेलोन से मिले, कभी जोसेफ टॉली से मिले, कभी एडवर्ड रॉयस से मिले। इनके साथ कितनी फोटो हैं उनकी? अब जो भारत विरोधी हैं उन्हीं के साथ खूब धक्का-धक फोटो हैं। अब मैं यह भी पूछना चाहता हूं, चलिए कोई बात नहीं, आपका मिलना ठीक है, मगर आपकी कौन तारीफ कर रहा है? पाकिस्तान के डोजियर में आपका नाम है या भारत के आप एक पहले नेता प्रतिपक्ष हैं? 74 साल में कोई ऐसा नेता प्रतिपक्ष नहीं हुआ जिस 77 साल में जिसका नाम पाकिस्तान के डोजियर में हो। अब गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने आपको बधाई दे दी, पाकिस्तान से पन्नू तक। गजब है साहब, आपकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं ऑफिशियली लेटर लिख के। मतलब आज पन्नू का पत्र है कि जो राहुल गांधी ने कहा वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आपको लगता है कि साहब इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, इसमें कोई खराबी की बात नहीं। मैं तो एक और बात पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को ये भारत के किसी विश्वविद्यालयों में तो बुलाया नहीं जाता। चलो हमारी सरकार है, आप कहेंगे कि साहब हमारी सरकार की डर की वजह से लोग नहीं बुलाते, तो ये कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, कुछ दिन पहले राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय नहीं बुलाते थे। चलो 2004 से 14 के बीच कितनी यूनिवर्सिटीज बुलाती थी। फिर अचानक इंग्लैंड में जाकर वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भाषण देते हैं। फिर अमेरिका में आईवी लीग यूनिवर्सिटी बुलाती हैं। ये कौन बुलाता है और कौन उन लोगों को लाता है, फिर कौन बयान दिलवाता है, तो मन में संदेह उत्पन्न होता है कि ये जो लोग हैं ये कोई भारत विरोधी ट्यूटोरियल लेने के लिए तो वहां नहीं जाते हैं और फिर उस ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस भी करके लिए आते हैं। तो मुझे बता दीजिए, जैसे मैं विवेक जी से कहूंगा, आपकी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इंटेलेक्चुअल नेता की छवि है। सीताराम येचुरी हैं, उनको बुलाया जाता है। कांग्रेस में भी शशि थरूर को बुलाया जाता था। हमारे लाख विरोध होंगे, तमाम अनाप शनाप बातें भी बोलते हैं। मणिशंकर अय्यर को बुलाया जाता था, चिदम्बरम को बुलाया जाता था, बहुत से ऐसे लोग हैं। हमारे अरुण जेटली जी को बुलाया जाता था। ये राहुल गांधी की तो ऐसी छवि नहीं है। फिर अचानक अमेरिका की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जब आप जवाब लेते लगती हैं तो मन में साफ संदेह। योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के सीएम का बहुत बड़ा बयान, राहुल की मंशा देश में विभाजनकारी बीज बोने की है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है, भारत विरोधी नेता बनने की तरफ अग्रसर है राहुल गांधी, अलगाववादी ग्रुप के नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का लक्ष्य राष्ट्र विरोध है। यह बड़ा बयान, इसकी विभाजनकारी मंशा इस देश में सफल नहीं होगी। मैं दुष्यंत नागर का रुख करता हूं। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनका राहुल गांधी पर हमला है और राहुल गांधी विदेश जाकर भारत विरोधी ताकतों के साथ मुलाकात करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं देश? नहीं, देखिए, हमारे साथी ने बड़ी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान के डोजियर में नाम आ गया जी, फलाना हो गया जी, धिमकाना हो गया, नेता प्रतिपक्ष चले गए, कोई नहीं गया। अरे भाई साहब, जो कारगिल का दोषी था नवाज शरीफ, उसके घर चले गए मोदी जी बिना किसी तय प्रोग्राम के। नाम ही डोजियर में गए। हमारे प्रधानमंत्री तो स्वयं चले गए। देश में भाजपा के नेताओं से मीडिया पूछ रही थी, कोई पूर्व का तय कार्यक्रम नहीं था, कोई प्रोटोकॉल, सब कुछ धज्जियां उड़ा दी। मोदी जी ने कहा हवाई जहाज उतारिए, नीचे उतर गए और वहां उनके घर चले गए। कोई शादी का प्रोग्राम था, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है। आप थोड़ी सहिष्णुता दिखाइए, थोड़ी ईमानदारी दिखाइए। कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव सम्मान दिया, विदेशों में भेजा। आप विदेश में आपके नेता गए हैं, नेता प्रतिपक्ष देश के हैं, अटल जी को मेरे हैं, आपके हमने भेजा, अटल ने भेजा, हमने भेजा, कांग्रेस पार्टी ने भेजा, कांग्रेस श्री नरसिम्हा राव जी ने भेजा। सुनिए, इंटरप्ट मत करिए। इंटरप्ट नहीं कर रहा, मेरा भाई साहब एक सेकंड, मेरा प्रश्न है। आप अच्छे मित्र हैं मेरे, मैं आपके सवाल कहने पे आया हूं, बोलने दीजिए। मैं बिल्कुल आपको बोलने दे रहा हूं, प्रश्न है मेरा, उम्मीद है आप उत्तर देंगे इसका। आप बताइए, अटल जी वहां गए, अटल जी ने बोला भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। अटल जी ने क्या ये बात बोली? अटल जी ने बोला कि सरदारों को यहाँ पकड़ी जाता था। अटल जी ने क्या बोला? बीमार होते थे, अटल जी का इलाज सरदार प्रधानमंत्री राजीव गांधी कराते थे। अटल जी के समय सरकार कैसी थी? ऐसी थी जो विपक्ष का नेता जाए तो उसकी यहाँ धज्जियां उड़ा दे, पूरा इकोसिस्टम लग जाए उनके पीछे, उनका मान हनन करने के लिए। आपको जानकारी होगी राहुल जी के पीछे कौन सा इकोसिस्टम है? राहुल जी के पीछे पूरा, अरे आप सबसे बड़े उनके अगुवा तो आप ही मुझे लग रहे हैं, आप ही बॉस है पूरे इकोसिस्टम के।
जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का मान हनन करने का प्रयास किया जा रहा है, अब से पहले कभी हुआ नहीं। ओके, लेट सुधांशु त्रिवेदी, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड टू दिस। दुष्यंत नागर मेड दिस पॉइंट। ओके, मैं आपके पास आता हूं। ये मान हनन हो रहा है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी एलओपी है भाई, उनका मान सम्मान होना चाहिए। आप मान हनन कर रहे हैं और राहुल जी का कंपैरिजन अटल बिहारी वाजपेयी से हो रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनेवा में किस मुद्दे पे गए थे, दुष्यंत जी को ना ध्यान हो तो मैं याद दिला दूं। ना मुझे नहीं है भाई साहब, ज्ञान आप ही को है सब कुछ। एक 50 सेकंड उनके, फिर आपके। अरे मैं बता रहा हूं मेरे भाई, बात सुनिए। काहे आप, अरे एकदम से आप क्यों इतना उत्तेजित हो गए महोदय? मैं याद दिला रहा हूं, कश्मीर के मुद्दे पे आज से नहीं 1950 से हमारा भयंकर मतभेद है कांग्रेस साथ, हमारे जन्म के साथ ही। और याद करिए, उन्होंने भारत का पक्ष ही नहीं लिया था, नरसिम्हा राव सरकार को सारा श्रेय दिया था और लौट के आके घर में अपना मतभेद व्यक्त किया था। बाहर उन्होंने पूरा समर्थन किया। और मोदी जी का याद करिए, जब मोदी जी सीएम थे और नवाज शरीफ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणियां की थी और देहाती औरत जैसा शब्द कहा था, तो मोदी जी ने गरज कर कहा था बतौर मुख्यमंत्री कि 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, कौन दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे पीएम के बारे में ऐसा बोल सकता है? साहब, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, विपक्ष में कैसे आचरण किया जाता है ये भाजपा से सीखिए। सत्ता में रहते रहते इतनी आदत हो गई है कि सत्ता में कैसा आचरण किया जाता है वो कांग्रेस से सीखिए। इस प्रकार की परिस्थितियां हो रही हैं। जी, कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस के किसी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, विदेश में जाके कभी मजाक नहीं उड़ाया। आपके प्रधानमंत्री क्या करते? विदेश में जाके कांग्रेस पार्टी का। और 70 वर्ष में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी भारत के निर्माण में, जो नींव की ईंट बन के समाहित हो गए, जिन्होंने समाधि अपनी दे दी, उनका मजाक उड़ाते हैं। अभी कल परसों क्या कह रहे थे? आपको याद होगा कहां की यात्रा पे गए थे। लेकिन चाइना का अगर भारत के विदेश मंत्री तारीफ करते हैं कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो कोई बात नहीं है। चाइना का परसों भी जर्मनी में विदेश मंत्री महोदय ने तारीफ की है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर चाइना के रोजगार के साथ में भारत के नेता प्रतिपक्ष ने कंपेयर कर दिया, राहुल गांधी तो आग लग जाती है भाई। पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है। नहीं, इकोसिस्टम नहीं, राहुल गांधी ने फैक्ट क्या बात कर, कौन सा फैक्ट, क्या गलत कहा? मैं बताता हूं। विदेश मंत्री ने कैसे कहा? चाइना में युवाओं की तो बेरोजगार दर है। एक सेकंड, जर्मनी में मैं एक मिनट, मेरे कार्यक्रम में तू मैं तो होती नहीं है। मैं एक सेकंड, मैं अब आपको सुनना पड़ेगा। ऑडियोज डाउन करवाने पड़ेंगे मुझे। आपने बोला कि क्या सत्य, जर्मनी में एक सेकंड, आपने बोला चाइना के बारे में क्या गलत तथ्य बोला राहुल गांधी ने? चाइना में बेरोजगारी, एक सेकंड सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। चाइना में बेरोजगारी दर जो युवाओं की है वो 17% है, जो रिकॉर्ड स्तर पर है आज की डेट के अंदर। और आप बात जुलाई की मैं आंकड़ा बता रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि चाइना में बेरोजगारी नहीं है। चाइना में बैंक किस तरह से डिमोलिश हो रहे हैं ये हम सबको पता है। आपको पता है भारत का कंपैरिजन चाइना के साथ हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी एमपी कमेंट, लेट सुनील यादव कमेंट देना चाह रहे हैं। ओके, एक सेकंड, $60 प्रति बैरल घट गया। अच्छा ठीक है, उपभोक्ता को मुझे लगता है दुष्यंत जी आज डिबेट को डिरेल करने ही आए। मेरा आपसे अनुरोध है डिबेट को सही होने के लिए, जब ये लोग दूसरा कोई व्यक्ति बोले मेरा फीडर डाउन कर मेरा निवेदन है, और जब हम बोले तो उनका फीडर डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इस ढंग से चिल्लाकर डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहिए। मैं फैक्ट बोलता हूं, दुष्यंत जी कान खोल के सुनिए। चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक बढ़ते बढ़ते 21% हो गई। उसके बाद अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक 6 महीने के लिए चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देना बंद कर दिया। आप अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच का अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा नहीं दिखा सकते। फिर जनवरी 2024 में उन्होंने नए तरीके से उसका एक नया पैरामीटर बनाकर दिखाना शुरू किया और अब जुलाई 2024 में 17% हो गया है, जो चाइना में ऑल टाइम हाई है। इनको ध्यान नहीं आ रहा है चाइना की अर्थव्यवस्था की स्थिति यह है कि वहां सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवर
एवरग्रांड डिफॉल्ट हो चुकी है। चाइना में 1 दर्जन जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो डिफॉल्ट हो चुकी हैं। चाइना WTO में गया है चूंकि उसकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ड्यूटी बढ़ा दी है। वो कह रहा है इसकी वजह से हमारे बेरोजगारी बढ़ रही है। और एक लाइन में एक फैक्ट मैं और कहना चाहता हूं, 15 सेकंड जो मुझे लगता है दुष्यंत जी भी और विवेक जी भी कान खोल के सुने, बस 15 सेकंड। ये कहते हैं चाइना से भारत की तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल, दोनों सज्जन कान खोल के सुनिए। ये ली फॉन्ग शू का नाम सुना है? ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर थे, गायब हो गए। ये क्विंग गांग का नाम सुना है? ये चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, ये गायब हो गए थे। मिस्टर ली हिवा चाउ का नाम सुना है? अरे भाई चिल्लाइए नहीं, क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? बीच में बोलने लगते हैं। विदेश मंत्री को समझाइए ना, आपके विदेश मंत्री चाइना की तारीफ कैसे करते हैं? भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में जाके करते हैं। अरे भाई उस वक्त जाके करते हैं। परसों राजदूतों का सम्मेलन कर जाइए। कोई विकल्प नहीं है, सारे जर्मनी दर्शक देख में रहे हैं। क्या मैं फिर बोल रहा हूं, ली हुआंग चाउ जो कि आप रॉकेट यहाँ का कमांड चाइना का की कमियां उनका गिनाते हैं। जनरल था, वो गायब हो गया। अरे कौन का सुनिए, जैक मा का नाम सुना है? जो सबसे बड़ी ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए सुनील यादव भी वेट कर रहे हैं। एक सेकेंड, ऑडियो डाउन। सुनील यादव भी वेट कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी वेट कर रहे हैं। सुनील यादव योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विभाजन का बीज बो रहे हैं राहुल गांधी। अब तो आरक्षण को लेकर भी वो कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होगा। इस तरह की बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ये बार बार बोल रही है कि विदेश में जाकर क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए अमीश भाई, अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि चाइना से और भारत की तुलना नहीं हो सकती। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारत की तुलना दुनिया में किसी भी देश से नहीं हो सकती। भारत का अपना शानदार इतिहास है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, वेद पुराण, और भारत ने दुनिया को दिशा दी है। ठीक है, आज दुनिया के कई देश भारत से आगे हैं, कई मामलों में आगे हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो गई। प्रश्न ये है कि विभाजनकारी नीति क्यों? तांत्रिक देश, और जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विभाजन का बीज बो रहे हैं राहुल गांधी, तो मैं बोलूंगा। बोलिए। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते हैं अमीश भाई क्या है? पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा डिबेट का मुद्दा होता था, उनका बयान डिबेट का मुद्दा होता था, क्योंकि भारतीय राजनीति प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द घूम रही थी। अब वो बदल गया है। अब राहुल गांधी जी का दौरा, राहुल गांधी जी का बयान, राहुल गांधी जी का इंटरव्यू, और विपक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी का कोई भी कार्यक्रम, कोई भी बयान, उस पर डिबेट होने लगी है। उसका कारण है कि देश को अब दूसरी तरफ भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब अल्पमत वाले प्रधानमंत्री जी हैं, मजबूरी वाले प्रधानमंत्री जी हैं। एक दूसरी बात, भाई राहुल गांधी जी से कौन मिला? मुझे लगता है कि यहां आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बैठे हैं। पहले उनकी पार्टी कांग्रेस थी, अब तो निष्पक्ष हैं। मैं उनके सामने ये बात कह सकता हूं कि नेताओं से तो कोई भी मिल सकता है। भाई कोई अगर मिल जाए तो इसका मतलब थोड़ी विचारधारा बदल गई। मिले बैठे हैं भाई वो साथ। राहुल गांधी जी के मुद्दे बदल गए? क्या जाति जनगणना मुद्दा नहीं है? क्या आरक्षण मुद्दा नहीं है? महंगाई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? या भारतीय जनता पार्टी का झूठ और इनका भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? फिर आचार्य जी मैं आपके पास आता हूं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आजकल चर्चा राहुल गांधी के बयान पर हो रही है, लेकिन एक और बयान पर चर्चा हो रही है, उस बयान पर मैं आऊंगा। मैं बिल्कुल हो जाने देते। सुधांशु जी 40 सेकंड। सुनील जी ने बहुत अच्छी बात कही, भारत और चीन में तुलना नहीं हो सकती, वही मैं बात पूरी कर रहा था। जहां डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब हो जाए, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गायब हो जाए, सबसे बड़ा उद्योगपति गायब हो जाए, और मीडिया कोई सवाल नहीं पूछे, जो लास्ट प्लेनियम हुआ है जो 5 साल में एक बार होता है, सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ की बाहर जाने की तस्वीर के अलावा मीडिया के पास कोई दूसरी तस्वीर ना हो, और उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो हमसे ऊपर हो, नहीं तुलना हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, जो आपने बात कही जातिगत जनगणना, बड़ी अच्छी बात कही। ये राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं और उन्हीं के लोग उन लोगों को लेके आते हैं, उस फोटो में आपकी जात नहीं पूछी। वो तो ओवरसीज कांग्रेस के लोग थे ना। मैं पूछना चाहता हूं, वकील की जात, मिस इंडिया की जात, पत्रकारों की जात क्यों नहीं पूछी भाई? वहां पर जिन लोगों को लेके आई थी ओवरसीज कांग्रेस वाली, बताइए ना। यही हम कहते हैं बड़े सेलेक्टिव। और यही नहीं,
आप देखें स्टाइल भी बदल गया। भारत में हाफ टी शर्ट पहन के कार्ल मार्क्स वाली दाढ़ी और वहां कुर्ता पैजामा में, वक्त के साथ देखिए लोग कहते हैं वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। वहां जाके वो, क्योंकि अमेरिका में कहा जाता है या तो आप फॉर्मल ड्रेस में रहें, फॉर्मल फंक्शन में, और या फिर आप एथनिक ड्रेस में रहें, यानी अपने देश की परंपरागत वेशभूषा में या फॉर्मल में। यहां पर आप टी शर्ट में कैजुअल ड्रेस में आते हैं, जिसमें नॉर्मली अगर कोई ऑफिस में जाए तो सुनील यादव स्कूल कॉलेज में जाए तो आपत्ति होती, संसद में नेता प्रतिपक्ष अमीश भाई, तो ये भी दिखता है ना। सुनील यादव कैसा बदलता है, सारी चीजों में बदलाव दिख रहा है। अरे अब सुन लीजिए भाई, आपने कहा कि जाति क्यों नहीं पूछी। भाई जाति जनगणना अगर पुराने समय में या कांग्रेस के समय में जो कराई थी, नेताजी ने दबाव डाल के, शरद जी ने, लालू जी ने, अगर वो देश के सामने रख दी गई होती तो अब तक देश में बड़े बदलाव आ गए होते। क्योंकि पहले कांग्रेस भी नहीं चाहती थी ना कि जाति जनगणना हो, पिछड़े दलित आदिवासियों को हक हकूक मिले, लेकिन उनको भगवान ने सुदबुद्धि दे दी। उनको समझ में आ गया कि इस देश की तरक्की बिना जाति जनगणना के, बिना पीडीए के लोगों को साथ में लिए नहीं हो सकती। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 10% 15% पहले सोनिया जी को भी नहीं पता था, राहुल जी को भी नहीं पता था, अब पता है। 100% लोगों की तरक्की से तरक्की करेगा। और मैं अमीश भाई आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, देखिएगा देर सवेर यही भारतीय जनता पार्टी इसी देश में जाति जनगणना 26 में कराएगी, वरना 26 के बाद ये मोदी सरकार अल्पमत वाली नहीं रहेगी, नई सरकार होगी, नया प्रधानमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये तो कह रहे हैं कि अभी 20 सीटें ज्यादा आ गई, अगर 20 सीटें कम होती तो बीजेपी वाले सब जेल में होते, ये जेल में जाने के लायक है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए सब नहीं होते अमीश भाई, सब लोग जेल में नहीं होते, लेकिन सरकार बदली होती तो जिन्होंने झूठ बोला है, नमामि गंगे में भ्रष्टाचार कर लिया, इन सब ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी। तो जेल में जाने की तैयारी है, बीजेपी वाले जेल जाने के लायक है। वो तो सब जेल में ही होते। ओके, वो तो जेल में ही होते ना। देखिए मैं पहली बार एक बार सुनील जी के पिछले वक्तव्य पे मैं इनको साधुवाद देने से रह गया। इन्होंने कहा पहले मोदी जी केंद्र बिंदु थे, इनकी नजर में अब राहुल गांधी जी केंद्र बिंदु है। अद्भुत परिवर्तन हुआ है महोदय। यूपी में 2 लड़के वालों ने, एक लड़का कितना बड़का हो गया, समाजवादी पार्टी ने मान लिया कि अब राहुल गांधी केंद्र बिंदु हैं, यानी अब पेरीफेरी पे घूम रहे हैं अखिलेश जी। साधुवाद, साधुवाद। क्या आप लोगों ने उनके आगे साष्टांग दंडवत किया है, जय हो। अब मैं आगे की बात करना चाहता हूं। जो आपने ये कहने का प्रयास किया कि इस परिवर्तन के समय में जो राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना का, देखिए एक नया दावेदार आ गया अमीश जी। इन्होंने कहा मुलायम सिंह जी ने जो दबाव बनाया था जी, और उसके चलते हुए, और शरद यादव जी ने दबाव, 2011 में शरद यादव जी जेडीयू के अध्यक्ष थे और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। अब मुलायम सिंह जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज था सीबीआई में, और मुलायम सिंह जी का वीडियो अवेलेबल है कि जब वो कह रहे थे अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला गया होता, कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग किया था और इतना बड़का दबाव बना दिया उसके बाद कि जातिगत जनगणना की। और ओपनली तो राहुल गांधी के दर्जनों वीडियो पिछले लोकसभा में अवेलेबल है। देखो भैया हमने तो कह दिया नीतीश कुमार जी को कि जनगणना करानी पड़ेगी, जबकि फैक्ट यह है कि राहुल गांधी जी ने झूठ बोला। मैं दर्शकों से कहता हूं, जातिगत सर्वे का निर्णय बिहार की कैबिनेट में जून 2022 में हुआ, जब भाजपा जदयू की साथ सरकार थी। अगस्त में भाजपा जदयू गठबंधन टूटा और जदयू की सरकार आरजेडी के साथ बनी, गणना हुई उसके बाद में। निर्णय भाजपा जदयू का, देखो भैया ने पहले कह दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं महोदय, हकीकत के धरातल के ऊपर ये शीशे के बने हुए दावे अपने आप टूट कर बिखर जाते हैं। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्ण, आचार्य प्रमोद कृष्ण एक सेकंड, आचार्य प्रमोद कृष्ण वेट कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण वेट कर रहे हैं। आचार्य जी, अक्सर आप राजनीतिक बहसों का हिस्सा नहीं बनते, मैं शुक्रगुजार हूं कि आप आज पार्ट बने। ये क्या हो गया है राहुल गांधी को? आपने भी राहुल जी के साथ वक्त बिताया, ये क्या हो गया है? अमीश देवगन जी, राहुल गांधी जी को कुछ नहीं हुआ है। उन्हें जो कहना था वो साफ कह दिया, और जो कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहते हैं। ये मुझे लगता है कि उनकी बातों को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी ने 2-3 बातें कहीं विदेश में जाकर के, अभी सुनील यादव जी बोल रहे थे, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूं, बड़े दानिश्वर इंसान हैं और झगड़ा नहीं करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। 3 सवालों का जवाब दे दीजिएगा जो शायद अमीश देवगन जी आपके समझ में नहीं आ रही है बातें। राहुल जी ने कहा कि
देश में सिखों को कड़ा पहनने के लिए, पगड़ी बांधने के लिए भी मुश्किल है। क्या सुनील जी उनके इस बयान से सहमत हैं? दूसरी बात, राहुल जी ने कहा कि जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष नहीं हुआ। तो जो समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है और जो राहुल गांधी जी 2 जगह से जीते हैं वो गलत है, वो निष्पक्ष हैं, वो चुनाव निष्पक्ष नहीं था। ये उन्होंने साफ साफ कहा। इसे समझने के लिए मुझे नहीं लगता किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि वो जिस व्यक्ति से मिले, वहाँ की सांसद से मिले, वो ISIS से उसका संबंध है, वो सरेआम मिले। राहुल गांधी जी जिससे मिले डंके की चोट पे मिले। भाई राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ साफ कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। पहले वो जो नरेंद्र मोदी जी को गाली देता था, नरेंद्र मोदी जी को बेइज्जत करता था, नरेंद्र मोदी के जो खिलाफ होता था उससे मिलते थे, लेकिन आज राहुल गांधी जी ने अपना पूरा एकदम इरादा साफ कर दिया है कि जो भारत को गाली देगा मैं उससे मिलूंगा, जो भारत का विरोध करेगा मैं उससे मिलूंगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विभाजनकारी, ये एक संत हैं योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि विभाजनकारी की बात करेगा राहुल गांधी उससे मिलेंगे। और विभाजन का बीज बो रहे हैं। सोच लेना, विभाजनकारी मेरे सवालों का जवाब मैं सुनील यादव जी से चाहता हूं। सुनील यादव तीनों पॉइंट पे। ठीक है, क्या आप राहुल गांधी जी के इस बयान से सहमत है कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने में दिक्कत है? क्या आप राहुल गांधी जी के इस बयान से सहमत हैं कि ये जो चुनाव हुआ निष्पक्ष नहीं था, ये बेईमान सुनील यादव? और तीसरी बात कह के अपने सवाल को खत्म करूंगा कि जो राहुल गांधी जी ISIS के समर्थक वहां जो अमेरिका में उससे मिले, क्या आप सहमत हैं? क्योंकि आपकी पार्टी उस नेता ने स्थापित की थी जिस नेता ने सबसे पहले भारत को चीन से खतरे के लिए अवगत कराया। सुनील यादव जवाब 50 सेकंड। आप तीनों सवालों पर राहुल गांधी जी से सहमत हैं? देखिए, मैं आचार्य जी का धन्यवाद, इसका जवाब चाहिए कि जो बात मैं भूल गया था, मैंने उस दिन अमीश भाई आपकी डिबेट में कहा था कि चाइना देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात नेताजी लगातार सदन में और भाषणों में कहते रहे हैं। आचार्य जी की बात का जवाब रहे हैं। 40 सेकंड्स लेफ्ट। एक बात मैं बहुत अनुरोध के साथ आचार्य जी से ये कह रहा हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का वर्कर हूं, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस का नहीं हूं। अगर कांग्रेस से कुछ नीतियां हमारी मिल रही तो हमारा गठबंधन है, हमारी नीतियों पर काम कांग्रेस कर रही थी, इसलिए हम गठबंधन में। जरूरी नहीं कांग्रेस की सारी बातों पर हां करने के लिए मैं बैठा हूं। मतलब आप भी मान रहे हैं कि राहुल ने गलत बोला? कह सकता हूं आचार्य जी, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, चुनाव निष्पक्ष हुए होते तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 150 सीटों से ज्यादा नहीं जीतती। अब मैं एक बयान दिखाता हूं, आप मैं एक बयान दिखाता हूं और मैं विवेक से, दुष्यंत नागर से और सुनील यादव आपसे पूछता हूं कि वो कितना निष्पक्ष है। देश के पूर्व गृह मंत्री का एक कबूलनामा है, वो दिखाना इस समय बड़ा जरूरी है। देश के पूर्व गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा, और प्लीज ध्यान से सुनिए व्यूअर्स। जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहाँ भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और दल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी वो किसको बताऊंगा। उन्होंने जो शब्द बोला वो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन उन्होंने बोला मुझे डर लगता था जाने में। अब बताइए ये फर्जी है, सही है, गलत है? देश का पूर्व गृह मंत्री बोल रहा है कि मुझे कश्मीर जाने में डर लगता था, कांग्रेस के शासन के अंदर देश के गृह मंत्री को डर लगता था। बताइए ये कितना सच है और कितना झूठ है? आचार्य प्रमोद कृष्णम, एनी कमेंट्स आचार्य जी? अमीश देवगन जी, सुशील कुमार शिंदे जी जो हैं वो भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत ही बड़े नेता हैं। मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूं, लेकिन उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई कश्मीर जाने में इतना डर लगता था, और उन्होंने तो जो बोला है आपने उसको रोक क्यों दिया? आपको टेलीविजन पे दिखाना चाहिए था। आखिरकार भारत के गृह मंत्री ने पब्लिक के सामने बोला है, तो उन्हें बताना चाहिए क्या धरती फटती थी या छाती फटती थी
या छाती फटती अब थी? वो तो कश्मीर कुछ और- में जाने से जो उनकी छाती फटती थी नहीं, तो उसके तो बाद तो बताना स्थिति चाहिए, बहुत सुधर गई और थी। ये छुपाना नहीं चाहिए। उन्होंने क्या बोला इसको बताना उन्होंने बोला चाहिए, कि मैं- क्योंकि कश्मीर मेरे के को जो डर लग रहा हालात था, थे मैं- और जो कश्मीर के आज हालात फट रहे हैं थे। उनमें जमीन आसमान का अंतर है। सुशील कुमार शिंदे, सुनिए पहले इसमें इंटरप्ट मत करिए, सुशील, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जी। सुशील कुमार शिंदे जी ने जो कहा है वही असली परिवर्तन है 2014 से पहले के भारत का और 2014 के बाद के भारत का। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये पहले सिर्फ कहा जाता था, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं था। वो ओके, सुशील कुमार विवेक, शिंदे जी विवेक, के बयान तो से छाती जाहिर फट होता रही है, गलत थी, कह रहे हैं। सिद्ध जमीन होता फट है। रही थी, बिल्कुल आसमान गलत फट रहा था, कश्मीर फट क्या रहा भारत का था? अभिन्न अंग है, आचार्य जी ये का एक धरती बेसिक पे सवाल है। सिद्ध हो चुका है। कुछ भी नहीं फट रहा था। पहली चीज, नहीं, सुशील जी ने आचार्य तो माना फट रहा था। कश्मीर हमेशा भारत का अंग था, हमेशा। नहीं, सुनिए, पहले हमेशा भारत का अंग नहीं, था। पहले इसको वो तब भी क्लैरिफाई था करिएगा, जब क्या हमारे धरती मित्र फट रही आचार्य थी जी, या छाती फट सर रही सुन थी? लीजिए, क्लैरिफाई कर रहा हूं ना। जब आप कांग्रेस में थे तब नहीं, भी विवेक कश्मीर भारत श्रीवास्तव का जी, था। आप करिए आज क्लैरिफाई, कांग्रेस में आप या नहीं है कोई- तब भी या कोई कश्मीर और भारत करे, का है। लेकिन इसको क्लैरिफाई नहीं। देश के सामने हाँ। करना विवेक पड़ेगा। विवेक जी, मैं विवेक जी, पूरा क्लैरिफाई कर रहा हूं सर। क्या फट रहा था? 90 छाती के फट दशक रही के थी जो बाद, आचार्य जी ने सवाल पूछा। 90 के दशक, देखिए मैं एक एक पॉइंट पे बोलता हूं। सबसे पहली चीज, योगी आदित्यनाथ पे आपने बात करी, तो अब आप सुन लीजिए। आप योगी आचार्य जी पे चले गए। अब आप मैंने गलत शिंदे आदमी जी को को बात लेकर करी, आप योगी जी पे चले गए। श्रीवास्तव नहीं, जी, नहीं। सुशील कुमार शिंदे हाँ। जी पे आइए ना। नहीं, वो भारत के गृह मंत्री रहे। हाँ, मैं शिंदे पे आ जाता हूं, मैं बिल्कुल आ जाता हूं। 90 का दशक भारत के लिए खराब था, हर तरीके से खराब था। कश्मीर में बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ। अरे ये सुशील किसी कुमार से बात शिंदे नहीं पे आइए छुपी है। महाराज। सभी पार्टियां इसका खंडन करती हैं। अरे आगे आने दीजिए ना सर। एक होम मिनिस्टर से, एक्स होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को लेकर के आप बैठ गए हैं। उनके कहने से क्या होता है? उसके बाद 2000 के बाद वाजपेयी के ही कार्यकाल में कश्मीर नॉर्मलाइज हो चुका था, नॉर्मलाइज होने लगा। अच्छा, एक सेकंड, मैं तो आचार्य कह जी, नहीं रहा उनके कांग्रेस स्टेटमेंट की से बात। क्या होता है? अब सुधांशु वो जी एक- भी इसमें कमेंट करना चाहते हैं, दुष्यंत नागर भी कमेंट करना चाहते हैं। दुष्यंत ने अगर बताने को तैयार हैं जो ये आचार्य जी बोलते ने फिर सवाल पूछा। क्या अटल बिहारी वाजपेयी एक के टाइम सेकंड, में ये चर्चा अच्छी कश्मीर है, सामान्य ये नहीं हुआ चर्चा था? बड़ी है। ओके, ये चर्चा बड़ी है। एक सेकंड आचार्य जी 30 सेकंड आचार्य जी। नहीं, अमीश देवगन, मुझे आपसे शिकायत है कि भारत का एक गृह मंत्री, पूर्व गृह भारत मंत्री। का इतना बड़ा नेता जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर रहा है और आज भी भारत की कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है, तो क्या कांग्रेस पार्टी सुशील कुमार शिंदे के बयान से सहमत है या नहीं सहमत है? इस पे अभी तक उनका बयान नहीं आया। सहमत नहीं दूसरी है, बात, कभी- उन्होंने कुछ- कहा है, तो मैं पूछना उनका चाहता हूं कि व्यक्तिगत छाती बयान है। फटती थी वो या उनका धरती व्यक्तिगत फटती बयान थी? है, उनको डर लगता था, और लगता अगर होगा। भारत के तत्कालीन हजारों नेता गृह मंत्री जाते की थे। विवेक, छाती शांत फटती होना थी पड़ेगा। और या 2000 उनकी सुन धरती लीजिए, फटती थी, 5 साल तो हो गए, बताएं 370 कि क्या रहे फटता हुए। था? दुष्यंत नागर, अब बहस इस पे होनी चाहिए। और इसी पे बहस होनी चाहिए। एक सेकंड विवेक जी, बाकी शांत बात होइए। बेईमानी है। देश जानना चाहता है। देने का मौका दीजिए। सुशील कुमार शिंदे द एक- फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आचार्य जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बंटवारे से पहले भी, बंटवारे के बाद भी, कश्मीर में हालात कैसे भी रहे हों, हमेशा वहां चुनाव लड़ी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, शिंदे जी ने जो कहना था उन्होंने स्वतः ही कह दिया। मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं आचार्य जी से कि भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत थी जो उन्होंने घाटी में प्रत्याशी खड़े नहीं किए? नहीं, ये उनकी तो प्रश्न- केंद्र ये में प्रश्न सरकार थी, बिल्कुल आपको पूछने का उनको अधिकार क्या है, डर था? लेकिन ये दुष्यंत बताइए ना, नागर, मोदी जी की वर्तमान में वो कहते सरकार हैं है कि आप और तो ऐसे भारतीय नाते जनता पत्नी पार्टी गली ने से प्रत्याशी सवाल- नहीं उतारे। जो भैया, आचार्य जी ने आपको क्या सवाल पूछा, दिक्कत थी? उसको कांग्रेस जवाब दिए पार्टी ने बिना तो निकल गए आप। प्रत्याशी उतारे, ओके, चुनाव आचार्य लड़ा, जी। हर तरीके से अमीश, सामान्य आचार्य जी, माहौल 30 बनाने सेकंड दें, का सुधांशु अमीश। काम करने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा क्यों नहीं लड़ी? भाई, भाजपा बताओ। आचार्य जी अमीश भाजपा देवगन। से नहीं है, वो जवाब सुधांशु त्रिवेदी अमीश देंगे। देवगन। ठीक है। ये तो प्रधानमंत्री ठीक के है। मित्र तो आचार्य हैं जी, आचार्य जी, जी, तो कम से कम प्रधानमंत्री के बिहाफ पे तो बता सकते हैं। ओके, ओके, सुधांशु आचार्य प्रमोद कृष्णम। अमीश देवगन जी, सुशील कुमार शिंदे जी का बयान गलत है या सही, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। बोलिए, और अगर ये जवाब ना, देने की पहले स्थिति में आप नहीं है जवाब तो देंगे। फिर भाजपा कांग्रेस ने को घाटी में डिफेंड करने का प्रत्याशी प्रयास क्यों ना नहीं करें। उतारे? भाजपा की वर्तमान में सरकार है, ये पहले क्या सवाल वर्तमान है? की बात करो, भूत की बात बाद में होगी। मतलब पहले कमाल है। बताइए आप विवेक श्रीवास्तव प्रत्याशी क्यों और नहीं उतारे? दुष्यंत नागर जी क्या दोनों वो वरिष्ठ कारण लोग थे? हैं, जरा वो बताइए। देश जानना चाहता है। ओके। या क्या तो हमारी शिंदे भारतीय की- जनता पार्टी शिंदे के जी के बयान सामने पर कोई आप परेशानी आती शिंदे है? जी के बयान पर अपनी देश की राय सबसे जाहिर बड़ी करिएगा, पार्टी होने का या दावा कहिए करती है कांग्रेस और पार्टी सबसे ने अधिक शिंदे जी के सांसद बयान भी से हैं किनारा भाजपा कर के। लिया है, या आप बताइए कांग्रेस पार्टी ने शिंदे जी के बयान से सहमति व्यक्त की है। अरे पहले कुछ तो आप बोलिएगा। जवाब आप इस दीजिए। तरह का जवाब नहीं है, नेशनल फिर चैनल हम पे जवाब इधर देंगे। उधर की ये बातें पहले करके कितनी जवाब बार आते को हैं। देना आप चलेगा? बताइए
समूची कांग्रेस के कश्मीर बाद मैच का जवाब मुद्दा मुद्दा है। है। ऑल ऑडियोज आउट। थी, धरती फटती थी, छाती फटती थी। ओके, आप बताइए ना क्या हुआ,
कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा कश्मीर से? ठीक है, बड़ा प्रश्न है, सुनील जवाब यादव दीजिए। इस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु के बाद जाना पड़ेगा। सुधांशु जी, देश के फॉर्मर होम मिनिस्टर जिस तरह की बात कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं मुझे तो एडवाइस दी जाती थी कि तुम तभी अच्छे दिखोगे जब कश्मीर के डल लेक पर, लाल चौक पर दिखोगे और लोगों से बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए देखेंगे। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो नहीं, मुझे एडवाइस तो देते थे लेकिन मुझे तो डर लगता था भाई इन सब करने से। उन्होंने जो एग्जैक्ट शब्द बोले, जो एएनआई के पास, एएनआई ने जिसको ट्वीट करा वो सार्वजनिक पटल पर है। देखिए, सुशील कुमार शिंदे जी के वक्तव्य ने एक दावे को तो फाड़ के रख दिया है। वो दावा जानते क्या है? डरो मत। जो डरो मत की बात करते वो बताते हैं कि उनकी राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री कितना डरता था, और ये किसी और की कहानी नहीं है, उस गृह मंत्री के अपनी बात की जबानी है कि उसके पैरों के बीच की धरती फट जाया करती थी। और इतनी नहीं फटती थी अमीश जी, अफजल गुरु को फांसी देने में पैर के बीच की धरती फट जाती थी। 7 साल याचिका पर राष्ट्रपति बैठी रही हैं, 7 साल। और फांसी कब दी गई? फरवरी 2014, जब लोकसभा चुनाव में 1 महीना रह गया था, भाजपा का अगर उभार नहीं दिखता। और उसके बाद 2015 में अफजल गुरु की पहली बरसी के ऊपर वही भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा लोग भूल गए। वो अफजल की पहली बरसी थी जेएनयू में, जिसको जाके लोग समर्थन दिए थे। सोचिए। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र दुष्यंत जी बड़े जोश और जुनून में पूछ रहे थे कि कश्मीर में कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया, तो मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर तो छोड़िए, नई दिल्ली में कांग्रेस ने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? भारत के इतिहास में पहली बार जहां गांधी परिवार का वोट है वहां कांग्रेस को वोट नहीं दिया गांधी परिवार ने। कौन सा डर था मेरे भाई? और आज शिमला में तुम्हारी सरकार कितनी डरी हुई है कि यह बोल नहीं पा रही है कि अगर अवैध निर्माण होगा तो हम इसको ढहा देंगे। डरो मत, डरो मत। पूछो कितने डरे हुए थे और आकर क्या कहते जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, सुनील यादव, था धरती कश्मीर के लिए पैरों के नीचे की धरती फट रही थी क्या? जवाब देखिए अमीश भाई, इस देश की राजनीति में जब आप गहन अध्ययन करेंगे तो हर सरकार में कोई न कोई ऐसा राज, कोई न कोई ऐसी समस्या होती थी जो सरकार के लिए चुनौती होती थी। अगर कांग्रेस के समय कश्मीर चुनौती थी तो बीजेपी सरकार के लिए मणिपुर चुनौती है। कमाल की बात है, ऐसा देश का पूर्व गृह मंत्री कह रहा है कि पैरों के बीच की जमीन मेरी फट रही थी, और इसके बाद क्या बोलेगा? उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड यूज करे मैं बोल भी नहीं सकता। बड़ी खबर आ रही है शिमला से, हिमाचल प्रदेश से, जहां मस्जिद के विरोध में बहुत बड़ी खबर है। अवैध मस्जिद के विरोध में कल शिमला बाजार बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। आज भी लोग सड़कों पे निकले, व्यापार मंडल ने किया है बंद का ऐलान। आज भी लोग सड़कों पे निकले, उन पर वाटर कैनन डाले गए, उनको बहुत तकलीफ दी गई। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं सुधांशु त्रिवेदी से। सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन। देखिए, मेरा सिर्फ पहला रिएक्शन यह है कि राहुल गांधी जो कहते थे डरो मत, उनकी सरकार इतनी क्यों डरी हुई है? इतनी डरी हुई है कि एक अवैध निर्माण की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। और उनके मंत्री सदन के पटल पर बोल चुके हैं। यहां जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे सबको पता होता है, सरकार के मंत्री का बयान सदन के पटल पर सरकार का बयान होता है। यानी सरकार एक प्रकार से सदन के पटल पे स्वीकार कर चुकी है कि अवैध निर्माण हुआ है, और केवल 190 लोग थे वो 1900 हो गए। यानी 1700 वोटों का डर कितना भयानक है कि सदन के पटल पर तो बोले हैं। 1700 वोटों का शिमला में डर नहीं है ना, पूरे देश में डर होगा। विवेक श्रीवास्तव, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, उनकी सरकार डर नहीं है। हाँ, नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। हिंदू मुसलमान दोनों इस देश के नागरिक हैं। डराने का काम सुधांशु त्रिवेदी और उनकी पार्टी का है, वो करते रहेंगे। लेकिन मेरी यही यहाँ तो कांग्रेस के मंत्री डरा रहे हैं, देश के नागरिक जिहाद और पता नहीं क्या। हाँ, वो ठीक है। हाँ, एक आध बैड एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, वो बैड एलिमेंट है, स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन ना डरें और ना लड़ें। और ये जो बीजेपी स्पॉन्सर्ड वहां पे जो चीजें चल रही है शिमला में, जो पहन करके सर 5 माले की मस्जिद बन गई है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। पहले बीजेपी की सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार थी तब नहीं बनी थी, तब सो रहे थे, तब इनको कुछ नहीं दिखा था। बैड एलिमेंट है कुछ कांग्रेस पार्टी के अंदर। हाँ, बैड एलिमेंट हर जगह है। देखिए, जो कम्युनल बात करेगा वो बैड एलिमेंट है। कर रहे हैं। नहीं,
थोड़ा सा गंभीर विषय विवेक जी। पहली बात यह है कि हिमाचल की सरकार के मिनिस्टर ने विधानसभा के पटल पे एक बात बोली कि ये मस्जिद अवैध है जी। उसके बाद अगर प्रोटेस्ट होता है और उसके बाद जो हिमाचल की सरकार का जो एक्ट है वो तो स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगर वो मिनिस्टर गलत बोल रहा है तो उस मिनिस्टर को बर्खास्त होना चाहिए, और अगर मिनिस्टर सही है तो चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। सुधांशु जी की बात का विरोध आप सिर्फ इसलिए मत करिए कि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भाई हम इस देश के नागरिक हैं। नहीं, झगड़ा कौन करा रहा है? नहीं, झगड़ा कौन करा रहा है? क्या हिमाचल सरकार का मिनिस्टर गलत है या हिमाचल की सरकार गलत है? आप करा रहे हैं इनको एंडोर्स करके बीजेपी को। आप शांति की बात नहीं करते हैं। अच्छा, ये और शंकराचार्य ने ज्योतिष मठ के पिछले हफ्ते कह दिया है, सुन लीजिए, अगर अमेरिका में राहुल गांधी कहें कि सिखों को पगड़ी पहनने का हक नहीं है तो ये भी हम करा रहे हैं। अगर राहुल गांधी कहें कि सिखों को कड़ा पहनने का हक नहीं है तो ये भी हम कहलवा रहे हैं। अगर राहुल गांधी कहें कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई है तो भी ये करा रहे हैं। अगर सनातन का विरोध किया जाए ये भी हम करा रहे हैं। कोई सनातन का विरोध नहीं कर रहा। देश के अंदर केरोसिन आप शंकराचार्य का छिड़क रहे स्टेटमेंट हैं। बोला है। देश के अंदर पेट्रोल लेकर के राहुल गांधी घूम रहे हैं और राहुल गांधी पेट्रोल लेकर इतना घूम रहे हैं कि देश के बाहर भी जाकर के देश के ऊपर पेट्रोल फेंकना चाहते हैं। और इल्जाम आप देंगे सरकार पे। ये कैसा इलॉजिक तर्क है? ये कोई लॉजिक है आपका? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, एक संत पॉलिटिकल पद पर और संत नहीं रह सकता। एक सेकंड विवेक, आप शांत रहिए 10 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मानना है अमीश जी, आपकी डिबेट के अंतिम के कुछ मिनट रह गए हैं तो सभी लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिले, चीखा चिल्ली ना हो। जो हमारे विवेक जी ने बोला तो मैं बताना चाहता हूं, इनकी पार्टी ने फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं के साथ बंगाल में समझौता किया है। वो क्या है? एक मुस्लिम क्लरिक है। और वैसे मैं एक बात बता दूं, अगर ये कम्युनिस्ट देश होता ना कोई अमीश जी, तो बहुत आसान सावधान था, धाड़ से मस्जिद तोप लगा के उड़ा दी जाती। ठीक है, ये उड़ाई गई है। मैं शिमला की मस्जिद के बारे में एक सत्य और तथ्य पेश करने जा रहा हूं। शिमला के पास संजौली के पौष इलाके में एक कथित अवैध मस्जिद को तोड़ने की मांग को लेकर भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी आरोप लगा चुके हैं कि संजौली में मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से किया गया है, लेकिन मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हिमाचल पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। इसलिए आज इस मस्जिद पर कुछ जरूरी तथ्य आपको बताने आवश्यक हो जाते हैं। मस्जिद का यह पूरा विवाद 30 अगस्त को शिमला के एक इलाके में मारपीट से शुरू हुआ। आरोप है कि एक विशेष समुदाय के युवकों ने विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति से भरी मारपीट करी। मारपीट करने वाले 6 आरोपी युवकों में से 2 नाबालिग भी शामिल थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मारपीट करने के बाद ये सभी विशेष समुदाय के लोग संजौली की उसी मस्जिद में जाकर छुप गए, जिसे लेकर आज विवाद चल रहा है। मारपीट करने वाले युवकों में 5 उत्तर प्रदेश और 1 उत्तराखंड का रहने वाला है। इसी घटना के बाद अवैध मस्जिद को गिराने की मांग तेज हो गई, लेकिन नियम कानून को ताक पर रखकर कैसे यह मस्जिद बनाई गई, यह जानना आवश्यक है। आरोप है कि 2010 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के दौरान बिना परमिशन के मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ। 2012 में सत्ता कांग्रेस के पास आई तो इसके बाद मस्जिद के निर्माण में बहुत तेजी आ गई और 2019 आते आते 5 मंजिला मस्जिद तैयार होकर सामने थी। इस दौरान लगभग 35 बार नगर निगम ने अवैध निर्माण रोकने का नोटिस भी दिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मस्जिद तो थी। अभी हाल ही में 7 सितंबर को शिमला नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ 45वीं बार सुनवाई हुई और इस दौरान जो हुआ वो बेहद शॉकिंग है, चौंकाने वाला है। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के पक्षकार लतीफ मस्जिद निर्माण से जुड़ा रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए। वो ये भी नहीं बता पाए कि मस्जिद निर्माण के लिए पैसा यानी फंड कहां से आया है और ये किसके खाते में जमा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं और उनके घरों में ताक-झांक तक करते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि पहले यहां छोटी सी मस्जिद थी और मुस्लिम समुदाय के मात्र 2 परिवार रहते थे, लेकिन बीते कुछ सालों के दौरान यहां बड़ी संख्या में बाहर से आकर लोग बसने लगे हैं और इन्हीं भारी लोगों ने यहां 5 मंजिल की मस्जिद बनवा दी है।
इसी अवैध मस्जिद का मुद्दा उठाते हुए हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में साफ साफ ये कहा कि यहां रोज नए जमात वाले आ रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है क्या ये रोहिंग्या मुसलमान हैं। मुद्दा लव जिहाद तक भी पहुंच गया। हिमाचल में कांग्रेस के मंत्री ने कहा, जब प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच अनिरुद्ध सिंह पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहां महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है क्योंकि यहां पर महिलाओं के लिए भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट पास किए जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि जब कांग्रेस के मंत्री खुद मस्जिद को अवैध बता रहे हैं तो सारे दस्तावेज मस्जिद को अवैध बता रहे हैं कि और इशारा कर रहे हैं, तो नियम कानून की बात ताक पर रखने की बात खुलकर सामने आ रही है, तो फिर एक्शन में देरी क्यों हो रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है।